नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनूप गोदियाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज यानी कि 14 मार्च 2024 की कुछ प्रमुख खबरों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, जिसमें आज में हिंदी न्यूज़पेपर्स की जो मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उस पर जो है हम लोग वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। और एज़ यूजुअल जैसे हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे इसके विषय परक पर कि आज के दिन हम लोग जो है किस प्रमुख न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो अगर आज की प्रमुख खबरों की बात करें तो इसमें पहला आता है, उत्तराखंड ने जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल की बात की थी उसको राष्ट्रपति जी को भेजा था और राष्ट्रपति जी से अब जो है इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए ये खबर जो है सबसे अधिक चर्चा में रहने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पहले इस पर जो है डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि यूसीसी क्या है, यूसीसी जो है पहली बार भारत में कब लागू हुआ था। ठीक है, गोवा ने यूसीसी को जो है कब पहली बार शुरू किया था और फिर उत्तराखंड आज़ादी के बाद जो है ऐसा पहला राज्य बन चुका है जिसने यूसीसी को अब जो है लागू कर दिया है। अब उत्तराखंड के इस यूसीसी में क्या नए प्रावधान जोड़े गए हैं उस पर हम लोग विस्तृत में जो है चर्चा करने वाले हैं। दूसरी जो प्रमुख न्यूज़ आई है वो है उत्तराखंड से ही कि फूलों की घाटी जो है इसमें इको सेंसिटिव जोन जो है बनाए जाने की घोषणा हुई है। अब फूलों की घाटी और इको सेंसिटिव जोन किसे कहते हैं, फूलों की घाटी का जो है कब शुरुआत हुई थी, किस व्यक्ति ने इसको खोजा था, उस पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। और अंततः 62 साल पहले जो एक सपना देखा गया था कि भारत में जो है सेमीकंडक्टर का निर्माण किया जाएगा, अब ये सपना जो है साकार होने जा रहा है, जिसमें जो है भारत में सेमीकंडक्टर के लिए जो है निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो इन तीन बड़ी न्यूज़ पर पहले हम लोग जो है डिस्कशन करेंगे इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में, क्योंकि देखो इसमें हिंदी का मैंने इसलिए लिया है, काफ़ी लोग जो है ये कह रहे हैं कि हिंदी में भी जो है चर्चा की जाए, तो इसके लिए पहले हम लोग जो है हिंदी के जो न्यूज़पेपर्स है उस पर डिस्कशन करेंगे और सेकेंड पार्ट में जो द हिंदू न्यूज़पेपर है उसको भी थोड़ा सा एनालाइज करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो गाइज, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद फिर हम लोग जो है आगे इस बात पर सबसे पहले गाइज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रोज नई नोटिफिकेशंस मिलते रहें, करंट के हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर करते रहें। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की पहली न्यूज़, यानी कि उत्तराखंड जो है इसने यूसीसी बिल पर जो है राष्ट्रपति की जो है अब मुहर लग चुकी है। अच्छा गाइज, सबसे पहले यहाँ पर जो समझने योग्य बात है कि ये जो यूसीसी बिल था उस पर जो राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिली है, तो आप कहीं इस बात को लेकर जो है एक दुविधा में तो नहीं है कि ये राष्ट्रपति जी के पास बिल कैसे पहुंचा और राष्ट्रपति जी की मंजूरी क्या इस बिल पर अनिवार्य थी या फिर क्या राज्य के राज्यपाल जी के द्वारा इस बिल को जब राष्ट्रपति को भेजा गया था तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या थी। बाद में डिस्कशन करते हैं कि करंट में क्या है। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि यूसीसी है क्या और किस अनुच्छेद के भीतर ये शक्ति दी गई है कि राज्यों के राज्यपाल जो हैं वो राष्ट्रपति को कोई बिल जो है क्या कर सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो जैसे कि शब्द में ही लिखा हुआ है जैसा देख लिए सबसे पहले कि जैसा इसमें शब्द में ही लिखा हुआ है दैट इज यूसीसी। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। देखो यहां पर बस बात यह है सिंपल सा कि भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 44 है, आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, विच इज रिलेटेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, राज्य के जो नीति निदेशक तत्व है उसके अनुच्छेद 44 में यह राज्यों को निर्देश दिया गया है, डायरेक्शन दी गई है कि आप जो है समान नागरिक संहिता को जो है देश के भीतर इंप्लीमेंट कर सकते हैं या राज्यों के भीतर जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि समान नागरिक संहिता एक ऐसी कानून व्यवस्था है जहां पर जो सभी नागरिक अधिकार हैं, जो हमारे सभी सिविल राइट्स हैं। अब सिविल राइट्स की बात करें या सिविल अधिकारों की बात करें तो सिविल अधिकारों में जैसे शामिल होता है शादी का मामला, शादी से संबंधित जो नियम कानून है, तलाक से संबंधित जो है जो नियम कानून रहेंगे, शादी के अलावा तलाक से रिलेटेड जो नियम कानून है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है बच्चे को गोद लेने के अधिकार, बच्चे को गोद लेने के अधिकार, यहाँ पर जो है संपत्ति या पैतृक संपत्ति जो होती है इसके कुछ अधिकार इसमें जुड़ जाते हैं।
उत्तराधिकार हम लोग इसको कह सकते हैं, अधिकार इत्यादि। तो इन सारे मामलों को लेकर भले ही देश के भीतर कोई भी धर्म क्यों ना हो, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, पारसीज हैं, जो भी देश के भीतर समुदाय रहते हैं या अलग अलग जो है धर्म के लोग रहते हैं, उन सभी धर्मों के लिए सिविल कानून भी एक जैसा होना चाहिए। जैसे क्रिमिनल लॉज जो है सबके लिए एक जैसा है, तो ठीक वैसे ही जो सिविल कानून है वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। और इस बात को लेकर जैसा मैंने कहा कि उत्तराखंड में हो ये रहा था। देखो, अगर हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्ट की तरफ चलें तो जैसे लेट एन एग्जांपल कि ये एक यूसीसी बिल है, और ये जो यूसीसी बिल लाया गया था ये उत्तराखंड जो है उत्तराखंड की विधानसभा में रखा गया था। और जब उत्तराखंड की विधानसभा में इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था तो विधानसभा के द्वारा इस बिल को पास करने के बाद जो है ये बिल भेजा गया था राज्य के राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ स्टेट के पास में। जब ये बिल राज्य के राज्यपाल के पास पहुंचा तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत, आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल चाहें तो इस बिल पर जो है अपना असेंट दे सकते हैं, मतलब अपनी जो है सहमति दे सकते हैं। राज्यपाल यदि चाहें तो वो इस बिल को जो है विदहोल्ड कर सकते हैं। विदहोल्ड करने का तात्पर्य समझिए, इसको सुरक्षित रख सकते हैं। और राज्यपाल यदि चाहें तो इस बिल को जो है रिकंसीडरेशन यानी कि पुनर्विचार के लिए भी जो है भेज सकते हैं, रिकंसीडर कर सकते हैं। ये तो था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के भीतर। लेकिन वहीं राज्यपाल के पास एक विशेष शक्ति मिलती है कि जहां पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत जो है राज्यपाल यदि चाहे तो राज्य का कोई जो विधेयक है जो संघीय मामले से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे विधेयक को क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को हस्तांतरित कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर हमने राष्ट्रपति जी के बारे में देखा कि राष्ट्रपति को जो ट्रांसफर हो रहा है, हस्तांतरित हुआ है बिल यूसीसी का, वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तराखंड के राज्यपाल जी के द्वारा किया गया था। तो उसके लिए आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 201 को पढ़ना पड़ेगा, जहां पर राज्यों के राज्यपाल के द्वारा किसी जो है राज्य विधेयक से जुड़ा हुआ जो मामला है उसको राष्ट्रपति को हस्तांतरित या ट्रांसफर किया जा सकता है। और यही जो है यूसीसी को लेकर बात चल रही थी। और इसीलिए अब यहाँ पर जो न्यूज़ चर्चा में रही है, जो खबर चर्चा में रही है, वो ये रही है कि उत्तराखंड में जो समान नागरिक संहिता है इसको राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अंतिम रूप से जो है मंजूरी दे दी गई है और राजभवन की तरफ जो है इसको भेज दिया गया है। ठीक है, और ऐसी मंजूरी मिलने के बाद आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो राज्य है वो आज़ादी के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज़ादी के बाद ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर यूसीसी या समान नागरिक संहिता जो है लागू हो चुकी है। आज़ादी के बाद कहा मतलब आज़ादी से पहले ऑलरेडी यदि हम लोग चले 1867 में तो वहां पर जो है गोवा के द्वारा जो है समान नागरिक संहिता को लागू किया जा चुका था। अब यहाँ पर सवाल ये था कि जैसे मैंने बात की कि आज़ादी के बाद देश के इतिहास में उत्तराखंड जो है यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बन चुका है, जिसके लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 11 मार्च को जो है इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है। और इस विधेयक के तहत ही जो उत्तराखंड का जो है अधिनियम संख्या 3 है, इस 3 में वर्ष 2024 के रूप में इसको जो है प्रकाशित किया जा चुका है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था 27 मार्च वर्ष 2022 को। उत्तराखंड राज्य के द्वारा जो है रंजना, जो हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश हैं रंजना प्रकाश जी, तो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जो है यूसीसी कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। और इसी जो है यूसीसी कमेटी के एस्टैब्लिशमेंट वाली ये जो 5 सदस्यों की टीम थी, जिसमें हमने बात की है कि जो रंजना देसाई जी थी, रंजना देसाई जो है उनकी अध्यक्षता वाली जो 5 सदस्यीय कमेटी है, इसने 2 फरवरी को जो है 2 फरवरी 2024 को, इसी की हम लोग करें इसी वर्ष की, लगभग 740 पेज की ये जो रिपोर्ट थी वो जो है सरकार को सौंपी थी। और इस रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद सरकार ने 4 फरवरी को कैबिनेट बैठक में यूसीसी विधेयक को मंजूरी दिया था। और वहीं जो है 6 फरवरी से जो है विधानसभा का जो विशेष सत्र हुआ था उसको आहूत किया था राज्यपाल जी ने। तो यहां पर मतलब जो है इसको रखा गया था सर्वप्रथम। वहीं अगर इसमें हम लोग महत्वपूर्ण कुछ टर्म्स की बात करें तो जैसे यहां पर जो है लगभग 43 जन संवाद कार्यक्रम चलाए गए, जिसमें 72 बैठकें जो है विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की गई। और लगभग जो 740 पेज की ये पूरी रिपोर्ट बनी थी वो जो है 4 खंडों वाली एक यूसीसी की रिपोर्ट थी। वहीं लगभग जो है 2.32 लाख जो है इस पर सुझाव भी मिले थे जनता से, और इसके भीतर 29 लाख जो है व्हाट्सएप मैसेजेस भी मिले थे, विच इज नॉट रियली नेसेसरी टू लर्न, बट
2 फरवरी को कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी, 6 फरवरी को सीएम धामी जी ने जो है इसको विधानसभा के सदन में प्रस्तुत किया, 7 फरवरी को सदन में सर्वसम्मति से जो है ये पास हुआ और 28 फरवरी को राजभवन में विधेयक जो है राष्ट्रपति को भेजा गया अनुच्छेद 201 के तहत। वहीं 11 मार्च को राष्ट्रपति ने विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की और जो है 12 मार्च को राज्य सरकार ने सूचना की अधिसूचना जो है यहाँ पर जारी की थी। तो ये हमारे पास में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो है करंट में न्यूज़ चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का सामान्य अर्थ है कि भारत के भीतर जो लोग हैं चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, अर्थात चाहे वो वहाँ पर जो है मुस्लिम धर्म से हो, ईसाई से हो, पारसी से हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, यहूदी हो, तो सबके लिए क्या होगा, एक जैसे जो है सिविल कानून होंगे, यानी कि सिविल राइट्स जो है सबको एक जैसे मिलेंगे। और इसके लिए आपको याद रखना है कि ये जो राइट्स हमें मिलते हैं, यहाँ पर देखो एक तो हम लोग बात करें यदि तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 245 और जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246 है, इसने जो है संसद को विशेष रूप से जो है कानून बनाने का अधिकार दिया है, यानी कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। जब हम लोग जो है संसदीय या पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में जो है विशेष अधिकार दिए हैं। फॉर एन एग्जांपल, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 245 से 249 है, उसमें लिखा गया है कि पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और द एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर जो है अगर हमारा राज्य चाहे तो वो किसी राज्य के लिए, अगर हमारा मतलब संसद चाहे तो किसी जो है पूरे देश के लिए, किसी राज्य के लिए, किसी क्षेत्र के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या कर सकती है, वहां पर जो है कानून बना सकती है। ऐसे कानून बनाने से जो है उनको रोका नहीं जाएगा। और वहीं अगर हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 की बात करें तो पार्लियामेंट की जो है इसमें एक्सक्लूसिव पावर की बात की है, जहां पर वो जो है 7वीं अनुसूची के भीतर जो लिस्ट 1 है, यानी कि जहां पर संघ की सूची है, उसके संदर्भ में जो है कानून बना सकती है। तो ये 245 और 246 के बीच के जो है 2 आर्टिकल्स वहां पर लिखे जाते हैं। वहीं यदि हम लोग उत्तराखंड में जो यूसीसी के नए इस प्रस्ताव को लाया गया है उसके कुछ विशेष बातों पर जो है प्रकाश डालें तो उसमें जैसे सबसे पहले शादी की उम्र को लेकर बात की गई थी, जिसमें निर्धारित आयु की बात करें तो लड़की की जो शादी की उम्र है वो 18 साल और लड़के की जो शादी की उम्र है वो जो है 21 साल तय की गई थी, जो कि पहले से यहाँ पर जो है आप लोग जानते हैं इस तरीके से चला आ रहा था। दूसरा, विवाह पंजीकरण जो है शादी के 6 महीने के भीतर जो है विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। इन केस ऑफ अगर आप लोग जो है रजिस्टर नहीं करवाते हैं मैरिज तो आपको इसके लिए जो है दंड भरना पड़ सकता है और वो दंड जो है लगभग 25,000 रुपये के जुर्माने के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पर जो है ये प्रमुख है। और इसके लिए सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने कहा कि भाई पंचायतें हों चाहे वो हमारे पास में म्यूनिसिपैलिटीज़ हों, वहाँ पर क्या होगा, एक पंजीकरण प्राधिकारी जो होगा उसकी नियुक्ति होगी, आप उसके पास जाकर जो है अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तलाक की बात करें तो पति पत्नी के लिए जो है तलाक के कारण और आधार जो है वो दोनों एक समान बताए गए हैं। मतलब जिस आधार पर पति जो है पत्नी को तलाक देने के लिए दावा करता है, उसी आधार पर पत्नी जो है पति को जो है तलाक देने के लिए जो है यहाँ पर क्या कर सकती हैं, दावा कर सकती हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो बहु विवाह है, इस बहु विवाह को रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि यहाँ पर एक बात और क्लियर करवा दूं मैं कि जो मुस्लिम समुदाय है अभी इस पर जो है जो बहु विवाह प्रथा है उस पर जो है अभी कोई साफ तरीके से जो है सरकार का कोई आदेश आया नहीं है, यानी कि यहाँ पर अभी भी ये जो है व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन अगर पत्नी या पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी होती है तो बहु विवाह पर जो है इसको रोक लगाने का यहाँ पर प्रावधान रखा गया। जैसा मैंने कहा कि विशेषज्ञों का मानना है कि अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो है बहु विवाह की छूट है, लेकिन अन्य धर्मों में एक पति एक पत्नी का नियम जो है वो बना रहेगा और उसको जो है लागू करना पड़ेगा। उत्तराधिकार के अधिनियम की बात करें, सक्सेशन की बात करें तो उत्तराधिकार में लड़के और लड़कियों को समान हक दिया गया है। अगर हम लोग जो है यहाँ पर एक संहिता की बात करें तो संपत्ति को जो है वो संपदा के रूप में परिभाषित करते हुए सभी तरह की चल और अचल जो संपत्तियां हैं, यानी कि मूवेबल इमूवेबल जो प्रॉपर्टीज हैं, उन सबके और पैतृक संपत्तियों को जो है शामिल किया गया है। इस बार की यूसीसी बिल की एक और बड़ी जो है इसमें विशेषता आती है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो इस बार जो है उत्तराखंड स्टेट में थोड़ा नया कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पर जो है लिव इन रिलेशनशिप को जो है मंजूरी दे दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को सबसे पहले क्या करना है, अपने नाम का जो है रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। लेकिन एक और चीज़ याद रखना,
लिव इन रिलेशंस फॉर दी अनमैरिड, मतलब जो विवाहित जो है युवक युवतियां हैं उनको जो है लिव इन रिलेशनशिप का जो है रजिस्ट्रेशन या कह लीजिए कि उसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि मान लीजिए कि जो है लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं उनको सबसे पहले जो है स्वघोषणा करनी पड़ेगी, मतलब जो है सेल्फ उनको जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा इस बात को कि हम अपनी जो है मर्जी से लिव इन में रह रहे हैं। और साथ में जो है यदि लिव इन में रहते समय इनको जो है बच्चा उत्पन्न होता है, ठीक है, तो बच्चे का जो है संपूर्ण अधिकार जो है दिया जाएगा, बच्चे को मतलब पूर्ण अधिकार जो है यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। और सभी तरह की जो संतानें हैं इनको जैविक संतान के रूप में ही जो है सहमति दी जाएगी। तो ये जो है इस बार के बिल में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है अनाउंसमेंट हुई है। वहीं अगर अधिकार क्षेत्र की बात करें तो उत्तराखंड का जो स्थायी निवास है, राज्य या केंद्र सरकार की जो स्थायी कर्मचारी हैं, प्रदेश में लागू सरकार योजना के जो लाभार्थी हैं, इन सब पर जो है ये यूसीसी जो है लागू होगा। और राज्य में न्यूनतम 1 साल तक रहने वाले जो लोग हैं उन पर भी जो है ये नियम कानून जो है वो लागू होता है यूसीसी के भीतर। यदि समानता की बात करें तो देश में समान नागरिक संहिता लागू होने से देश में जो है आपराधिक कानूनों की तरह ही नागरिक कानूनों में भी जो है एक रूपता आएगी, यानी कि जो है यूनिफॉर्मिटी आएगी। और जैसे आपराधिक कानून में जो है धर्म लिंग क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाता है, वैसे ही यहाँ पर जो है जो हमारे पास में नागरिक कानून होंगे इन पर भी जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अंततः यदि बात करें तो यूसीसी के अनुसार जो है जो कट ऑफ डेट है इसमें, यूसीसी के अनुसार जो इसमें कट ऑफ डेट है उसमें जो है प्रदेश में 26 मार्च 2000 के बाद से सभी शादियों का जो है अनिवार्य रजिस्ट्रेशन करवाना जो है जरूरी हो जाएगा, क्योंकि इस स्थिति से उत्तराखंड में जो है विवाह अधिनियम जो था उसको लागू किया गया था। और रजिस्ट्रेशन अधिनियम जो है ये यहाँ पर लागू हुआ था 2010 में 26 मार्च से। अब यहाँ पर जो है जिन्होंने पहले से ही पंजीकृत करा रखा है उनको जो है जरूरत नहीं होगी, लेकिन यदि लड़की और लड़के से एक भी पक्ष उत्तराखंड का निवासी है, ठीक है, तो उसको जो है विवाह का पंजीकरण करवाना अनिवार्य हो जाएगा। ये एक पूर्ण न्यूज थी चर्चा में जिसमें हम लोग जो है यूसीसी को कवर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर यूसीसी को लेकर या यूसीसी बिल को लेकर जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे, जो भी आपके जो है डिस्प्यूट्स रहे होंगे अपने आप में मन में, तो वो जो है क्लियर हो पाए होंगे। मेन यहाँ पर ये आ जाता है कि यहाँ पर जो है राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज के भीतर यूसीसी जो है वो किस जो है अनुच्छेद के तहत दिया गया है। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि उत्तराखंड बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी लॉज आफ्टर द इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस गोवा हम लोग कह सकते हैं कि पहले से जो है 1867 में समान नागरिक कानून जो है अपने सभी समुदाय के लोगों पर लागू कर चुका था। लेकिन यहाँ पर क्या था कि जो कैथोलिक ईसाई थे और जो दूसरे समुदाय के लिए थे उनके लिए जो है नियम अलग अलग किए गए थे, जबकि यूसीसी ने कहा था कि सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। लेकिन कैथोलिक ईसाई के लिए जो है अलग लॉज है और बाकी के लिए जो है अलग लॉज है यहाँ पर थी। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल केवल गोवा में जो है ही ऐसा था कि हिंदू जो है वो 2 शादियां कर सकता है, जबकि अभी जो मैंने लॉ बताया आपको यूसीसी, उसमें जो है पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी नहीं की जा सकती, उसको बहुविवाह की परिभाषा में शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर देखो लॉ तो आया था समान नागरिक संहिता का, लेकिन जो है उसमें भिन्नता देखी गई है, कानूनों में जो है एकजुटता या एक रास्ता नहीं देखी गई है। 1962 का गोवा दमन और दीप प्रशासन अधिनियम जो है लागू हुआ था और 1961 में गोवा के एक क्षेत्र के रूप में जो है संघ में इसको जो है शामिल किया गया था, जिसके बाद गोवा राज्य ने 1867 में पुर्तगाली नागरिक संहिता को लागू करने की जो है अनुमति दी थी और इसी नागरिक संहिता के आधार पर जो है गोवा में कार्य चल रहा था। तो ये हमारी पहली प्रमुख न्यूज़ आ जाती है जिसमें हम लोगों ने जो है यूसीसी से जुड़े हुए जितने भी बातें थी उनको जो है जाना है। अब दूसरी अहम न्यूज़ आती है गाइस, दैट इज कि जो उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड में फूलों की घाटी चमोली में स्थित है, सबको पता है। इस फूलों की घाटी में लगभग 120 किलोमीटर का जो है होगा यहाँ पर एक इको सेंसिटिव जोन। अब यहाँ पर पहले काम कर लेते हैं हम लोग, जरा ESZ को समझ लेते हैं कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। देखो नाम में ही लिखा हुआ है, इको इज फॉर एनवायरमेंट, फॉर पर्यावरण। तो इको शब्द जहां भी जुड़ेगा वो पर्यावरण के लिए जुड़ेगा। और सेंसिटिव जोन का मतलब ये है कि भाई अति संवेदनशील क्षेत्र है, ये संवेदनशील क्षेत्र है, मतलब यहाँ पर जो फ्लोरा है, यहाँ पर जो फौना है, यानी कि यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं, यहाँ पर जो प्राणी हैं या जो भी वहाँ पर समुदाय है, लिविंग क्रीचर है, उसको बचाए रखना अनिवार्य है, उसको जो है प्रोटेक्ट करना अति अनिवार्य है। और इसी के लिए यहाँ पर हुआ क्या है कि हमारे पास में जो है इको सेंसिटिव जोन की बात की गई है।
पहले न्यूज़ पर बात करते हैं, फिर मैं आता हूं कि इको सेंसिटिव जोन क्या है और किस अधिनियम के तहत इसको संरक्षण दिया गया है। ठीक है, चलिए तो पहले बात कर लेते हैं। फूलों की घाटी के करीब 120 किलोमीटर क्षेत्र को जो है इको सेंसिटिव जोन बनाए जाने की घोषणा हुई है और इसके भीतर घांगरिया, हेमकुंड साहिब और जो है लोकपाल मंदिर, उनको जो है और उनको जोड़ने वाली सड़कों को जो है बाहर रखा गया है इको सेंसिटिव जोन के। तो यहाँ पर देखो जो है मेन जो है उसमें घांगरिया, हेमकुंड साहिब और लोकपाल मंदिर और इनसे जुड़ने वाली जो सड़कें हैं इसको क्या किया गया है, इको सेंसिटिव जोन से बाहर रखा गया है। अगर हम लोग बात करें तो ऐसा माना जा रहा है कि लोगों की कई जो है इसमें आपत्तियां भी आई हैं, लेकिन आपत्तियों के आने के बावजूद भी यहाँ पर जो है इसको केंद्र सरकार के लिए जो है मंजूरी के लिए जो है केंद्र सरकार को भेजा गया है, जिसके बाद नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जोशीमठ के उप वन संरक्षक की ओर से जो है इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है और वन विभाग की जो है वेबसाइट पर इसको जो है अपलोड किया गया है, डाला गया है। इनके अनुसार माना गया है कि पार्क क्षेत्र में 1 से लेकर लगभग 4.25 किलोमीटर तक का जो दायरा होगा उसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में जो है घोषित किया जाएगा या किया गया है। कुल क्षेत्रफल करीब 120.34 किलोमीटर का रहेगा और इसमें लगभग जो है 21.88 वर्ग किलोमीटर जो है उसको आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में यानी कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया के रूप में जो है जाना गया है। वहीं 98.46 98.46 वर्ग किलोमीटर जो है ये सिविल और पंचायती वन क्षेत्र के रूप में जो है शामिल किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण हो जाएगा कि 120.32 में से अगर बात करें तो 21.88 वर्ग जो है वो आरक्षित वन क्षेत्र के रूप में और लगभग 98.46 वर्ग किलोमीटर जो है वो सिविल और पंचायती जो है वन क्षेत्र के रूप में जो है शामिल किया जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज़। वहीं यहाँ पर जो है जैसे ही मतलब ये इको सेंसिटिव जोन की घोषणा होगी तो उसके बाद जो है कुछ कार्य प्रतिबंधित हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि इको सेंसिटिव जोन इज ऑल रिलेटेड टू जहाँ पर प्रोटेक्शन चाहिए भाई इन्वायरमेंट को, है ना, तो उसके लिए वहाँ पर क्या होगा, जो उत्खनन का काम हो रहा था, माइनिंग का जो काम था, प्रोहिबिटेड, बैन हो जाएगा। पेड़ों का कटान जो हो रहा था वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन जो हो रहा था तो उसको जो है खत्म कर दिया जाएगा। होटल रिजॉर्ट का निर्माण बंद, ठीक है, उद्योग की स्थापना सहित कई जो है ऐसे प्रतिबंध होंगे जो इस देश में लागू हो जाएंगे। लेकिन हाँ, एक चीज में क्लियर रहना आप लोग कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं और जो वहां के जो लोकल लोग हैं उनके राइट्स नहीं छीने जाएंगे, बल्कि उनको उनके राइट्स जो है स्टिल बने रहेंगे। इसलिए जो है यहाँ पर पहले खबर पूरी जान लेना है और उसके बाद जो है विरोध प्रदर्शन में उतरना है। तो यहाँ पर जो है उनके कृषि और स्थानीय जो है अधिकार जो होंगे स्थानीय लोगों के वो उनसे जो है नहीं छीने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है हेली सेवा दी जाएगी, हॉट एयर बैलून सेवा दी जाएगी और कई प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनको जो है यहाँ पर लागू करवाया जाएगा। ये जो है फूलों की घाटी के बारे में जो है यहाँ पर दिया गया है। यदि हम लोग फूलों की घाटी की बात करें तो इसमें लगभग जो है 502 प्रकार के जो है फूल पौधे हैं और इसके अलावा यहाँ पर काला भालू, भूरा भालू, हिमालयन थार और हिम तेंदुआ सहित जो है करीब जो है 13 प्रकार की प्रजातियां इस वन्य जीव में पाई जाती हैं। दैट इज फूलों की घाटी का जो प्रदेश है। अब सवाल ये था कि जो इको सेंसिटिव जोन होता है यानी कि अति संवेदनशील जो क्षेत्र है, पर्यावरण संवेदनशील जो क्षेत्र है, ये वास्तव में होता क्या है। देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण जो नीति थी, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी जो थी 2006, इसने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों को यानी कि इको सेंसिटिव जोन को अपने परिदृश्य को, वन्य जीवन को, जैव विविधता को, ऐतिहासिक और प्राकृतिक मूल्यों के कारण अतुलनीय मूल्यों वाले पहचाने गए पर्यावरणीय संसाधनों वाले क्षेत्रों के रूप में जो है परिभाषित किया था, यानी जिनका संरक्षण जो है वो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। अगर वहाँ पर जो है इन्वायरमेंट को बचाना है, वहाँ पर जो है अगर उनके जो है अतुलनीय मूल्यों को बचाना है तो उसके लिए जो है वर्ष 2006 की जो नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी थी उसके भीतर जो है इको सेंसिटिव जोन्स के स्थापना करने की बात की गई थी। अगर हम लोग सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर एक प्रकार का जो पदनाम है, मतलब ये जो है एक नाम दिया गया है जहां पर जो है पर्यावरणीय संसाधनों से समृद्धि है और जिसे विशेष रूप से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ऐसे क्षेत्रों को हम लोग इको सेंसिटिव जोन के रूप में जो है मान्यता देते हैं। यदि इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो इको सेंसिटिव जोन की अवधारणा की जो परिकल्पना आई थी वो सर्वप्रथम 21 जनवरी वर्ष 2002 को आई थी, जिस समय आयोजन हुआ था भारतीय वन्यजीव बोर्ड का। और इसी भारतीय वन्यजीव बोर्ड की जो 19वीं बैठक हुई, जो यहाँ पर जो 21वीं बैठक हुई थी, इस 21वीं बैठक के दौरान जो है यहाँ पर जो है पहली बार इको सेंसिटिव जोन की अवधारणा को लागू किया गया था या सुचारू किया गया था। जब वन्यजीव संरक्षण रणनीति 2002 में आई थी तो इसको जो है इसी के अंतर्गत जो है अपनाया गया था। यहाँ से प्रमुखता से याद रखना है।
अगर इसके हम लोग पॉइंट नंबर 9 में चलें तो 9 में परिकल्पना की गई है कि राष्ट्रीय उद्यानों में यानी कि जो नेशनल पार्क है और अभ्यारण्यों में यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनके सीमाओं के लगभग 10 किलोमीटर के भीतर आने वाली जो भूमि है उसको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के खंड 5 ये नियम 5 और उप नियम के तहत जो है, ठीक है, नियम 5 और उप नियम के तहत जो है पर्यावरण नाजुक क्षेत्र यानी कि इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया जाएगा। तो जब हमने अधिनियम की बात करनी है तो द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1987 यानी कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 माय बैड 86 जो है 1986 जो है उसके अंतर्गत जो है इसको क्या किया जाना चाहिए, सुरक्षित किया जाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। और अंततः हम लोग थोड़ा सा जो है चर्चा कर लेते हैं फूलों की घाटी के बारे में। तो सबसे पहले फूलों की घाटी प्रदेश कहाँ पर है, तो आप सब इस चीज़ को जानते हैं कि चमोली जिले में ये मौजूद है और इसको एज राष्ट्रीय उद्यान, एज नेशनल पार्क अगर हम लोग बात करें तो अनाउंस किया गया था वर्ष 1982 में। एज नेशनल पार्क की हम लोग बात करें, इस नेशनल पार्क को लगभग जो है 87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ माना जाता है और आप जानते हैं कि ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में जो है शामिल है। जो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत से टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है ना, तो उनमें से जो है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व एंड फूलों की घाटी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको जो है इसमें शामिल किया गया है, जिसमें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व और जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसके रूप में इसको मान्यता मिली है यहाँ पर फूलों की घाटी को। ऐसा कहा गया है कि इस घाटी की खोज वर्ष 1931 में हुई थी, जिस समय 3 ब्रिटिश पर्वतारोही भारत आए थे। फूलों की घाटी चमोली जो है, चमोली में वहां पर जो है पर्वतारोहण कर रहे थे और उसी समय जो फ्रैंक एस स्मिथ है इनके नेतृत्व में, फ्रैंक एस स्मिथ के नेतृत्व में इन्होंने जो है अपना रास्ता भटक लिया था और यहाँ पर जो है जब वो नई जगह पर पहुंचे तो उनको शानदार एक फूलों की घाटी नजर आई और इसीलिए इसका नाम दे दिया गया, दैट इज फूलों की घाटी जो है इसको नाम कहा गया। तो ये हमारी जो है दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। अब एक और बड़ी न्यूज़ है कि जो सेमीकंडक्टर बनाने का हमारा लगभग 62 साल पहले का जो सपना था, उस सपने को जो है लगभग जो है अब साकार किया जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ठीक है चलिए, क्योंकि गुजरात के धौलेरा में, साणंद में और वहीं असम के जो है मौरी गांव में सेमीकंडक्टर संयंत्रों का जो है क्या किया जाएगा, शिलान्यास किया गया है। सेमीकंडक्टर आप लोग ये समझ लीजिए कि इसको हम लोग अर्धचालक कह सकते हैं। देखो अब अगर आप सवाल पूछ रहे हैं कि अर्धचालक क्या होते हैं तो सिंपल सा लॉजिक है हमारे पास में। देखो आप लोगों ने नाम सुना है, एक होते हैं कंडक्टर और एक होते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर मतलब जिसको हम लोग चालक कहते हैं और इंसुलेटर मतलब जिसको हम लोग कुचालक कहते हैं। अगर हम लोग जो है कंडक्टर या चालक या सुचालक की बात करें तो विच मीन्स कि वो सारे हमारे पास में जो है उपकरण हैं, वो सारे टूल्स हैं, वो सारी वस्तुएं हैं जिनसे ईजिली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। इन अ सिंपल टर्म्स दैट वी कैन से कि conductors are the tools or the goods which allows electricity to flow through them। यही हमारा जो है चालक है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लोग कॉपर की बात करें, स्टील की बात करें, गोल्ड की बात करें, एल्यूमिनियम की बात करें, ब्रास की बात करें, मर्क्यूरी की बात करें, इवन जो ह्यूमन्स है, हम आप लोग जो है अगर बिजली की नंगी तार छू लेंगे तो झटका खाएंगे, है ना। तो हम सब क्या है, हम सब जो है यहाँ पर कंडक्टर्स के रूप में आते हैं। एनिमल्स, ह्यूमन्स, ठीक है, स्टील, कॉपर एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। तो ये सब क्या है, चालक है। वहीं कुचालक की बात करें तो मतलब जो अपने से जो है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करता है। वी कैन से दैट कि विच डू नॉट अलाउ और विच डोंट अलाउ करंट टू फ्लो थ्रू देम। तो ये क्या है, हमारे पास में कुचालक है। फॉर एन एग्जांपल जैसे लकड़ी है, वुड है, ठीक है, किसी को झटका लगता है, और राजपाल यादव याद करिए जरा हंगामा मूवी का, खंबे से चिपक गया, तो उसको जो है लकड़ी से चोट किया जाता है, लकड़ी से उसको जो है हिट किया जाता है, विच मीन्स कि लकड़ी क्या है वो वहां पर कुचालक के रूप में आती है। इसी प्रकार से क्लोथिंग से, ग्लास भी एक इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक है, माइका की बात करिए, माइका जो है यहाँ पर क्या आता है, कुचालक के रूप में आता है। तो या तो सुचालक होते हैं यानी कि कंडक्टर्स होते हैं, या तो कुचालक होते हैं यानी कि इंसुलेटर होते हैं। लेकिन इन दोनों के मध्य एक और होता है जिसको अर्ध हम लोग जो है चालक जो है यहाँ पर हम लोग सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। मतलब जिसमें करंट फ्लो जो है ना ही बहुत अधिक स्पीड में और ना ही बिल्कुल ही पास नहीं हो रहा, बल्कि जो है इसके मध्य का है, जिसमें जो है कुछ मात्रा में कुछ हद तक जो है वो करंट फ्लो हो सकता है, दैट इज द अर्धचालक। और अर्धचालक की बात करें तो जैसे अभी मैं इस पैनल पे आपको क्लासेस बता रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें जो है ऑलरेडी कई जो है आईसीज लगी हुई हैं। आईसी मतलब जो इंटीग्रेटेड हमारे पास में जो है सर्किट होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट लगा है जिसमें ट्रांजिस्टर होता है, डायोड होता है, और उसके
उसके आधार पर जो है ये पूरा बना है। इसमें कई जो है कह सकते हैं आईसी चिप्स लग दूंगी। मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, आईसी चिप होता है। आप खुद देखो ना, जैसे मान लो हमारा मोबाइल, टीवी, फ्रिज या कुछ ख़राब होता है, आप जो है रिपेयरिंग वाले के पास लेकर जाते हो उसको, तो वो क्या कहता है, इसकी आईसी ख़राब हो गई, आईसी खराब हो गई। आईसी क्या है, दैट इज द इंटीग्रेटेड जो सर्किट है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट खराब हो गई, जो कि पार्ट आता है किसका, अर्धचालकों के भीतर आता है। आप इस बात को समझिए। अब सवाल जो है चर्चा में क्यों है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को गुजरात के धौलेरा, साणंद में और आसाम के जो है मोरी गांव में लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सेमीकंडक्टर जो संयंत्र है, यानी कि जो सेमीकंडक्टर हमारे पास में जो प्लांट्स हैं, उनका उद्घाटन कर लिया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने लगभग 1962 में सेमीकंडक्टर बनाने का सपना देखा था और अब 62 साल बाद जो है ये पूरा होने जा रहा है। वहीं अगर अश्विनी वैष्णव जी की बात करें, जो वर्तमान में केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उन्होंने ये माना है कि असम में जो है बना जो सेमीकंडक्टर होगा वो जो है वो शुद्ध भारतीय तकनीक से, यानी कि प्योर जो है इंडियन टेक्निक या स्वदेशी इंडिजिनस टेक्निक से बनाया जाएगा। यहाँ पर जो है ये जो सेमीकंडक्टर चिप बनेंगी वो जो है पूर्ण रूप से भारतीय या स्वदेशी होंगी। और 2029 तक जो है भारत जो है यहाँ पर शीर्ष 5 सेमीकंडक्टर उत्पादक देशों में भी शामिल होने जा रहा है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, बड़ा बयान है, जिसको जो है साकार करने के लिए यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा प्रयत्न किए जा रहे हैं। वहीं बात करें तो अहमदाबाद के करीब 105 किलोमीटर दूर जो धौलेरा है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो रीजन है, जिसको सर के नाम से जानते हैं, इसमें 91,000 करोड़ की लागत से पहले स्वदेशी सेमीकंडक्टर, यानी कि जो इंडिजिनस हमारा स्वदेशी जो है सेमीकंडक्टर प्लांट है, संयंत्र है, इसका शिलान्यास जो है किया जा चुका है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का मानना ये भी है कि भारत सेमीकंडक्टर के उत्पादन में जो है पिछले कुछ दशकों में पीछे था, अब उसको जो है आवश्यकता आ गई है कि इसको हम लोग जो है कंटिन्यू आगे बढ़ाएं। वहीं जो है प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि जो माइक्रोन और टाटा समूह है, इसके सेमीकंडक्टर संयंत्र जो है, इससे भारत को जो है इस क्षेत्र में, यानी कि जो है अगर हम लोग बात करें तकनीकी या टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो इससे जो है काफ़ी सहायता भी यहाँ पर मिलने वाली है। वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ चलें तो ये जो दुनिया में मोबाइल निर्माण होता है, इसमें भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है। स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के आधार पर देखें तो भारत का स्थान जो है तीसरे नंबर पर आता है। और वहीं बात करें तो जो है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कहा गया है कि जो धौलेरा का टाटा संयंत्र है, यह जो है पहली सेमीकंडक्टर चिप जो है वो दिसंबर 2026 में जो है बनकर तैयार हो जाएगी। जबकि अगर हम लोग साणंद की बात करें तो साणंद में जो अमेरिकी कंपनी माइक्रोन है, इसके संयंत्र की जो चिप है वो दिसंबर 2024 में जो है बनकर तैयार हो जाएगी। और असम में लगने वाले जो टाटा संयंत्र के सेमीकंडक्टर है, इनमें जो है इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों और सर्वर आदि में जो है काम किए जाने की जो है आशंका है, उसमें जो है इसका प्रयोग होगा। तो ये हम लोगों ने बात की है कि अभी जो प्रमुख जो है चर्चा में न्यूज़ चल रही है या विषय चल रहा है। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे पास में जो है सेमीकंडक्टर्स होते हैं, आईसी चिप्स होती हैं, आप एक बार इनको जो है देख सकते हैं और इनको रिलेट कर सकते हैं कि आप लोग जो है जो हमारे घरेलू उपकरण हैं उसमें काम आते हैं। हालांकि मैं इस बात पर चर्चा जो है ऑलरेडी कर चुका हूं, लेकिन आप एक बार जो है इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अर्धचालक या जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें विशिष्ट विद्युत गुण होता है, जो इसे कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए जो है आधार देने के रूप में जो है सक्षम बनाता है। यानी कि आमतौर पर होता है क्या है कि एक ठोस जो है वो रासायनिक तत्व जो है ये यौगिक होता है, जो कुछ शर्तों के तहत जो है बिजली का संचालन करता है, लेकिन अन्य के तहत नहीं होता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर विद्युत प्रवाह की बात करें, करंट फ्लो की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की बात करें हम लोग, तो करंट फ्लो में जो है रोजमर्रा के जो है दिनों में जो विद्युत उपकरण है इसको नियंत्रित करने का काम करता है कौन, दैट इज अर्धचालक। जो पदार्थ विद्युत का संचालन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं, इनको चालक यानी कि जो है कंडक्टर कहा जाता है। और जो है विद्युत का संचालन नहीं करते उनको कोचालक यानी कि इंसुलेटर कहा जाता है। और अर्धचालक में ऐसे गुण होते हैं जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच के होते हैं, है ना ही पूर्ण रूप से कुचालक है, ना पूर्ण रूप से सचालक है, तो इसके बीच का है। और इसमें क्या होती है, इसमें एक डायोड और एक इंटीग्रेटेड सर्किट, जैसे मैंने आईसी की बात की, आईसी होता है और ट्रांजिस्टर होता है, जो सभी प्रकार के अर्धचालकों से जो है यहाँ पर बने होते हैं। तो ये हमारे पास में जो है कुछ एक बेसिक जानकारी मिलती है किसके बारे में, दैट इज ऑफ द कंडक्टर एंड द सेमीकंडक्टर। एंड आई रियली होप गाइस कि आज के जो हिंदी के न्यूज़पेपर हैं उनमें से मैंने टॉप 3 जो न्यूज़ेस उठाकर देखे अभी, तो उसमें जो है मैंने विस्तृत में चर्चा की है। अगर स्टिल आपका कोई सवाल रहता है कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं। रही दूसरी बात, तो आप लोग वीडियो को फैलाइए।
कम फैला रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन वीडियो को जो है मैक्सिमम आप लोग क्या करिए, लोगों तक पहुंचाइए। और जो है अगर आप इसी प्रकार के वीडियोस के साथ कंटिन्यू बनना चाहते हैं, डेली करंट अफेयर न्यूज़ देखना चाहते हैं, हम जो है न्यूज़पेपर को एनालाइज करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसके सीरीज़ को अगर देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और जो है जितना हो सके आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स के साथ में उसको शेयर कीजिए। टिल देन हैव अ गुड डे टू ऑल, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।